हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन वाला। तो आज यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मोमेंट ऑफ फोर्स से। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक बहुत बेसिक सी चीज़ देखी थी कि इसेंट्रिक फोर्सेस क्या होते हैं और कॉन्सेंट्रिक फोर्सेस क्या होते हैं। और आज यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फोर्स, जो कि एक कॉन्सेंट्रिक फोर्स है, उसको जब हम अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर तो वहां पर एक टर्निंग इफेक्ट आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए इस तरीके की हमारे पास कोई एक बॉडी है। ठीक है, इस तरीके की कोई एक रैंडम शेप्ड बॉडी है और इस पॉइंट पर मैंने इसे हिंज कर रखा है, मतलब यहां पर कील ठोक रखी है। यहां पर एक कील ठोक रखी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इस तरीके की एक बॉडी है। ठीक है, इसको मैंने इसके अबाउट ऐसे कर रखा है, तो मतलब ये घूम सकती है ऐसे। ठीक है, बस ये आप समझ लीजिए। यहां पे तो ये जो हमारी बॉडी है, इसको मैंने मान लीजिए दिस ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है। यहां पर यहां एक कील ठोक रखी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करें। मान लीजिए कोई एक ऐसा फोर्स है जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक फोर्स है, एक फोर्स है ये एफ। तो ये फोर्स जो कि अप्लाई हो रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है, ये पास कर रही है इसकी लाइन ऑफ एक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसके हिंज्ड पॉइंट की से पास नहीं कर रही है, या ये जिस पॉइंट पर पिवट किया गया है वहां से इसकी लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एक गैप है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस है। तो मान लीजिए इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, डी। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, डी डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए ये जो पॉइंट ओ है, ओ को कहते हैं पिवट पॉइंट। ओ को कहते हैं पिवट पॉइंट। ठीक है, तो पिवट पॉइंट से और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में कितना गैपिंग है, यहां पर डी गैपिंग। और ये दोनों, ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे इस बॉडी पर, तो ये बॉडी क्या करेगी, टर्न करने लगेगी। क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी या टर्न करने लगेगी। इन दिस सेंस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स के कारण हमारी ये बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। तो बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से इस बॉडी पर एक टर्निंग इफेक्ट आया है। क्या आया है, एक टर्निंग इफेक्ट आया है। ठीक है, और ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स हमारा इसेंट्रिक फोर्स है। ये फोर्स हमारा इसेंट्रिक फोर्स है। इसेंट्रिक का मतलब है इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पिवट पॉइंट से पास नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए हमने इसे बोल दिया इसेंट्रिक। कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, D इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा ध्यान रखें, D इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच में होता है, पिवट पॉइंट के बीच में और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। फिर यहां पर अगर हम बात करें अगला पॉइंट, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, जो हमारा मोमेंट है, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, आर, या सॉरी चलिए डी लिख लेते हैं। डी वेक्टर, डी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ। तो डी क्रॉस एफ, एफ क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, और मोमेंट क्या है, मोमेंट भी आप एक वेक्टर क्वांटिटी है, एम। ठीक है, विच इज डी क्रॉस एफ। तो डी क्रॉस एफ का मतलब है डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, फोर्स आपका वेक्टर है, और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हम क्या कहते हैं, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपको एक वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या दे देगा आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, दिस विल गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, चलिए तो ये क्या हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मोमेंट इज इक्वल्स टू डी क्रॉस एफ। एफ क्रॉस डी नहीं होता, डी क्रॉस एफ होगा यहां पर। ठीक है, डी क्रॉस एफ यहां पर होगा, या इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो हो जाएगा डी एफ साइन थीटा एन कैप। अभी जब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, जब हम लोग आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे, तब इसको ज्यादा बेटर हम समझ पाएंगे। ठीक है, तब हम इसको ज्यादा बेटर यहां पर समझ पाएंगे।
एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमारे डी और एफ दोनों के ही प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब कैसे निकलेगा बाहर? डी जो है आपका इस बॉडी के प्लेन में, फोर्स भी इसी प्लेन में लग रहा है, तो जो हमारा एन कैप होगा वही वो आपका क्या होगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अभी आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर हम यहां पर इसकी यूनिट की बात करें, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ठीक है? तो यहां पर इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर, विच इज दी एसआई यूनिट, विच इज दी एसआई यूनिट। सीजीएस की बात करें तो क्या हो जाएगी? डाइन सेंटीमीटर। ये आपकी सीजीएस यूनिट हो गई, ठीक है? ये आपकी सीजीएस यूनिट हो गई, दैट इज डाइन सेंटीमीटर। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई न्यूटन मीटर तो हमारा जूल हो सकता है, फिजिकली तो ये जूल ही होता है, तो लेकिन हम जूल यहां पर लिखते क्यों नहीं है? ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? सीजीएस यूनिट, ये इसकी एसआई यूनिट। तो न्यूटन मीटर आपको पता है क्या होता है? जूल। लेकिन हम लोग इसकी यूनिट को जूल नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हम इसकी यूनिट को जूल? इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जब हम वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि एनर्जी या फिर वर्क की यूनिट होती है जूल्स, और ये है आपका मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स रिलेटेड होता है फोर्स के टर्निंग इफेक्ट से। यहां पर एनर्जी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर आप यहां पर जूल लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कहीं ये एनर्जी से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ मोमेंट या फिर टर्निंग इफेक्ट की बात करें, फोर्स के द्वारा जो एक टर्निंग इफेक्ट आता है, सिर्फ वही यहां पर मतलब होगा। यहां पर आपका एनर्जी से कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग जूल को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं लिखना। हम जूल को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। वी नेवर राइट द यूनिट ऑफ मोमेंट एज जूल, बट वी राइट इट एज न्यूटन मीटर। ठीक है, हम लोग सिर्फ न्यूटन मीटर ही लिख देते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो यहां पर अगर आप देखो तो मोमेंट या फिर टर्निंग इफेक्ट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट भी होता है। ठीक है, मोमेंट is expressed about an axis। ठीक है, और इसी एक्सिस के अबाउट, अब यहां पर कौन सी एक्सिस हो जाएगी? मान लीजिए यहां पर एक ऐसी एक्सिस है, इस तरीके की एक्सिस है जो कि इस बोर्ड से बाहर निकल रही है, तो इसी के अबाउट क्या हो जाएगा? आपका ये टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड अबाउट एन एक्सिस। ठीक है भाई, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि हमारा जो मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और मोमेंट किसी एक एक्सिस के अबाउट हमारा डिफाइन होता है। मतलब यहां पर एक कोई एक्सिस होगी इमेजिनरी, मतलब यहां पर एक एक्सिस होगी जिसके अबाउट ये आइदर या तो एंटी क्लॉक या तो फिर क्लॉकवाइज हमारा टर्न कर जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स के ऊपर, अगर ऊपर से फोर्स ऐसे नीचे लगाते तो ये क्लॉकवाइज हो जाता, नीचे से ऊपर लगा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है भाई, चलो। अब यहां पर हम लोग देखते हैं some examples of moments या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जहां पर हमारा मोमेंट या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आपने देखा होगा डेली लाइफ में आपके कई सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर हमारा ये मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग इन्वॉल्व देख लेते हैं। सबसे पहले बात है, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, टू ओपन और टू शट अ डोर। ठीक है, अगर हम लोग डोर की यहां पर बात करते हैं, ठीक है, वी टॉक अबाउट डोर। मान लीजिए ये आपका डोर है, ठीक है, ये यहां पर हिंज रहता है, कब्जे लगे रहते हैं ना एकदम एक्सट्रीम में, यहां पर आपका क्या रहता है? हिंज्ड रहता है, कब्जे लगे रहते हैं। और इसका जो हैंडल होता है, हैंडल इज प्रोवाइडेड हियर, हैंडल इज प्रोवाइडेड ऑन दी एक्सट्रीम, मतलब दोनों एक एज पर ये लगा रहेगा, दूसरे एकदम एज पर ये लगा रहेगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इस तरीके से खोलेंगे इसे और इस तरीके से बंद करेंगे, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो, आपके फोर्स लगाने और हिंज पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज डी, दैट इज
टी मान लीजिए, तो फोर्स आप लगा रहे हो एफ क्रॉस मतलब डी क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, मोमेंट। तो मोमेंट की वजह से आपका या तो ये बाहर खुलेगा या तो ये अंदर जाने वाला है, ठीक है। अब बात आती है हैंडल को इस एज पर क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखिए यही यहां पर मेन बात है कि व्हाई द हैंडल इज प्रोवाइडेड ऑन द एज। तो आपको पता है मोमेंट जो होता है, अगर मैं सिंपल लिखूं तो एफ इंटू डी, एफ डी होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर ये कहें डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका वेक्टर, ठीक है। तो अगर आप देखें डी आपका जितना ज्यादा हुआ, यहां पर डी मैक्सिमम है, हैंडल को एकदम यहां लगा दोगे एज पे ही तो डी तो जीरो हो जाएगा। तो डी जितना ज्यादा होगा मोमेंट आपको उतनी ज्यादा मिलेगी, मोमेंट ज्यादा मिलेगी तो आपको रिलेटिवली कम फोर्स में ही आप इस डोर को ओपन या फिर शट कर सकते हो। इसीलिए हैंडल को हम लोग कहां प्रोवाइड करते हैं, एज पर प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड द हैंडल एट द एज, ठीक है। चलो फिर एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा हो गया आपने आटे की चक्की देखी होगी, देखी कि नहीं, आटे की जो हम लोग ऐसे चक्की पीसते थे, तो मान लीजिए ये आपका ऐसे ग्राइंडिंग जो व्हील होता है, ठीक है, ये ग्राइंडिंग जो व्हील होता है, आपका जो हैंडल है वो यहां एज पर प्रोवाइड, इसकी पेरिफेरी पर पास में प्रोवाइड होता है। क्यों पास में प्रोवाइड होता है, क्योंकि ये आपका पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से यहां का जो डिस्टेंस है वो आर है, मतलब रेडियस के बराबर है, या कह ले चलिए डी डिस्टेंस है, ठीक है। और यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो बेसिकली यहां पर फोर्स जब आप लगाओगे और हैंडल आपका एज पर प्रोवाइड किया, मतलब हैंडल आपका यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो क्या होगा, इसको हम इजीली रोटेट कर सकते हैं, इट कैन बी इजीली रोटेटेड। तो ये क्या है, हैंड फ्लोर मशीन, हैंड फ्लोर मशीन, ठीक है। हैंड फ्लोर मशीन का हैंडल पेरिफेरी के पास इसलिए दिया होता है ताकि हम उसको इजीली रोटेट कर पाएं। यहां एकदम दे दोगे तो क्या इजीली रोटेट होगा, नहीं, इसीलिए इसके हम लोग पेरिफेरी पर इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एक देखो स्पैनर, एक होता है, एक डिवाइस होता है विच इज द स्पैनर। तो स्पैनर बेसिकली क्या होता है, नट्स को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पैनर जो होता है हमारा नट्स को टाइट करने के लिए या नट्स को लूज करने के लिए यूज किया जाता है। ये मान लो इस तरीके से इसमें नट है, ऐसा हो गया। तो स्पैनर का जो हैंडल होता है वो काफी बड़ा रखते हैं। इसका जो स्पैनर होता है, मतलब ये जो स्पैनर है इसका हैंडल, स्पैनर का जो हमारे हैंडल है वो काफी यहां पर बड़ा है। स्पैनर का जो हैंडल है वो हमारा काफी यहां पर बड़ा रखते हैं, लॉन्ग यहां पर रखते हैं हम हैंडल। इसका क्या रीजन है, वाई वी कीप द हैंडल लॉन्ग, बताइए। वो रीजन ये है कि आपका ये जो स्पैनर है उसको हम लोग इजीली यूज कर सकें, या तो टाइट करने के लिए या तो मतलब या तो लूज करने के लिए नट्स को। क्यों, हैंडल बड़ा रखने मोमेंट ज्यादा मिलेगा, डी ज्यादा हो जाएगा तो मोमेंट ज्यादा होगा, तो इजीली आप इसको मतलब या तो टाइट कर सकते हो या तो लूज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन इजीली आइदर टाइटन दिस और यू कैन लूजन इट, ठीक है। चलो, तो ये हमारे 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गए जहां पर हम लोग यूज करते हैं क्या, यहां पर यूज करते हैं हम अपना मोमेंट ऑफ फोर्स का फंडा। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें मोमेंट डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट डिपेंड्स अपॉन, तो मोमेंट्स किस किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर जिस पे हमारा मोमेंट डिपेंड करता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है भाई, क्योंकि F इंटू डी है तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा क्या है फैक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, perpendicular distance between line of action of force from the axis of rotation, from axis of rotation, ठीक है।
एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पर भी डिपेंड करेगा, दैट इज डी। और ये क्या था, एफ था। ठीक है भाई, ये एफ था, ये था हमारा डी हो गया। ऑलराइट, और यहां से अगर आप देखें m इज इक्वल्स टू एफ डी, तो अगर मोमेंट को मैं कांस्टेंट ले लूं, अगर मोमेंट को मैं कांस्टेंट ले लूं तो यहां से फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा। इसका मतलब d जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम अप्लाई करना पड़ेगा, d जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्या यहां हो गया d इज लेस, f ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, मोर, d इज मोर, f लेस। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ही आपको ज्यादा यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही है मतलब यहां पर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डोर जो हमारी होती है उसके हैंडल को एज पर प्रोवाइड करते हैं ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए, फोर्स आपको कम अप्लाई करना पड़े। स्पैनर का हैंडल लंबा रखते हैं ताकि मोमेंट ज्यादा मिलेगी तो इजीली आप नट को टाइट कर सकते हो और लूज कर सकते हो। फिर आपको बताया जो हमारी आटा पीसने की जो चक्की होती है उसके भी हैंडल को एकदम पेरिफेरी पर इजीली प्रोवाइड, मतलब पेरिफेरी पर प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली क्या कर सकें, आप उसको रोटेट कर सकें। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई यहां पे। ठीक है, चलो, और यहां पर जो हमारी मोमेंट है उसको हमेशा हम किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन करते हैं और मोमेंट एक एक्सिस के अबाउट अकर करती है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं ये हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं कपल की, अब हम लोग बात करते हैं कपल की। ठीक है, कपल का मतलब होता है जब दो इक्वल फोर्सेस, क्या बात करें, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ठीक है, इक्वल किस चीज में इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में। ध्यान रखें, इक्वल किस में होते हैं, मैग्नीट्यूड में, और ऑपोजिट किस में होंगे, डायरेक्शन में। ऑपोजिट किस में होंगे, डायरेक्शन में। ऑपोजिट होंगे हमारे डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक्टिंग अलोंग, एक्टिंग अलोंग या एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, एक्टिंग अलोंग द सेम, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म्स अ कपल, फॉर्म्स अ कपल। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहां पर बात करूं, मान लीजिए आपकी एक रूलर है, आपकी मान लीजिए ऐसी स्टिक है, ये उसका मान लीजिए एक पॉइंट है O। ठीक है, O से इस पॉइंट का डिस्टेंस है D और इस पॉइंट का भी डिस्टेंस है D। दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, D। इस पॉइंट पर मैंने एक फोर्स लगा दिया ऐसे, F2। ठीक है, और इस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगा दिया F1। तो होगा क्या, F2 O पॉइंट के अबाउट आपको एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा और F1 भी O पॉइंट के अबाउट आपको एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा। दोनों ही फोर्सेस यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। F2 फोर्स के कारण, ये स्ट्रेट लाइन है, रुक जाइए। F2 फोर्स के कारण आपको कितना मोमेंट मिलेगा, ये मिलेगा F2D, और F1 के कारण कितना मिलेगा, F1D। F1 और F2 जो हैं दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है, लेकिन एक ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर लग रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहां पर दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। दोनों का क्या है, यहां पर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। दोनों की वजह से क्या आ रहा है, एक टर्निंग इफेक्ट आ रहा है बॉडी पर हमारी। ठीक है, हमारी बॉडी पर क्या आ रहा है, एक टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। क्लियर।
अब इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे ओपनिंग अ बोतल कैप, ओपनिंग अ बॉटल कैप। बॉटल कैप को जब आप ओपन करते हो तो बेसिकली आप क्या यूज करते हो, कपल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ये करते हो। फिर आपका क्या है, टर्निंग अ व्हील, टर्निंग अ व्हील। या बात करें कार का जो स्टीयरिंग हैंडल होता है, तो आप वहां पर भी क्या कर रहे हो, ठीक है, स्टीयरिंग ऑफ कार। एक कार के जो आपका स्टीयरिंग होता है ना, उसको भी तो वहीं पर आप कपल लगाते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल, टर्निंग की इन अ लॉक, टर्निंग की इन अ लॉक। तो एक लॉक में जब आप की को इंसर्ट करके टर्न करते हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कपल फोर्स, ठीक है। ये भी हमारा कपल फोर्स का एग्जाम्पल होता है। तो नीचे इसको मैं यहां लिख देता हूं, टर्निंग, टर्निंग की इन अ लॉक। दो एग्जाम्पल तो आपके ये हो गए। तीसरा हो गया टर्निंग की इन अ लॉक, ठीक है भाई। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कपल फोर्स, ठीक है, कपल फोर्स। आया समझ में? चलो, तो मोमेंट ऑफ F2, F2 के कारण मोमेंट कितनी होगी, O के अबाउट। हमेशा मोमेंट एक पॉइंट के अबाउट बताएंगे, अबाउट O। तो ये जो F2D है, दिस इज अबाउट O, क्योंकि डिस्टेंस कहां से लिया आपने, O पॉइंट से ही लिया है। F1 की मोमेंट कितनी हो जाएगी, F1 की यहां पर मोमेंट होगी F1D अबाउट O, क्योंकि O से ही तो डिस्टेंस आपने निकाला है ना, तो O से आपने क्योंकि डिस्टेंस निकाला है, तो दैट इज F1 इंटू डी एंटी क्लॉकवाइज, F2 इंटू डी क्लॉक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं नेट और रिजल्टेंट मोमेंट। किसको देखेंगे, नेट और रिजल्टेंट मोमेंट का क्या मतलब होता है। जैसे हम लोग ने नेट फोर्स देखा था, अब हम लोग देखेंगे नेट या फिर इसे रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है, ठीक है। नेट और रिजल्टेंट मोमेंट देखिए, मान लीजिए यहां पर आपकी इस तरीके से एक स्टिक है, ये O के अबाउट बैलेंस्ड है, एक फोर्स लगाया है ऐसे F1, इसका डिस्टेंस है A, ठीक है। एक फोर्स लगाया है, चलो अभी इसको बना देते हैं, एक फोर्स लगाया है ऐसा F2, एक फोर्स लगाया है F3, एक ऐसा लगा दिया F4। इस तरीके से कुछ सिचुएशन है आपके पास, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है B, ये डिस्टेंस है C और ये डिस्टेंस है D, ठीक है। A B C D ये आपके क्या है, एक मान लो M N, M और N आपकी एक रूलर है जो कि O पॉइंट के अबाउट बैलेंस्ड है, सच दैट इस पर हमने एक फोर्स लगाया F1 जो कि ऊपर डायरेक्शन में, F2 नीचे है, F3 ऊपर है, F4 नीचे है, F4 का डिस्टेंस O पॉइंट से B है, F3 का A है, F2 का C है और F1 का D है। ये तो सिचुएशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ एक साइन कन्वेंशन भी यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, क्लॉकवाइज मोमेंट्स को मान लो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को मान लो नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ साइन कन्वेंशन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी ले सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चीज लेना यहां पर चाहते हो, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है साइन कन्वेंशन में, कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसको किस तरीके से लेना चाहते हो। अगर मैं बात करूं F1 की मोमेंट, F1 की मोमेंट अबाउट O कितना हो जाएगा,
F1 इंटू डी, F1 इंटू डी, ये F1 का मोमेंट हो गया। ये कौन से कैसा सेंस देगी? क्लॉकवाइज, दिस विल बी इन द क्लॉकवाइज। F2 का मोमेंट देखो, F2 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा अबाउट O और हो जाएगा F2 इंटू सी। कितना हो जाएगा? F2 इंटू सी। ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। फिर F3 का मोमेंट अबाउट O कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा F3 इंटू ए। कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। F4 का मोमेंट अबाउट O ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा F4 इंटू बी, दिस विल बी क्लॉकवाइज। तो एक ही ऐसा ही सेंस बनाते हैं। ठीक है, ये भी घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे? हम क्लॉकवाइज वाले मोमेंट्स को एक साथ, ठीक है, क्लॉकवाइज वाले मोमेंट्स को एक साथ क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे, तो हो जाएगा F1D। अगर मैं ये वाला साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं जिसमें क्लॉकवाइज मोमेंट मेरी पॉजिटिव है, तो F1D प्लस F4B, ये मेरा हो गया टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। ये मेरी हो गई टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। और टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा? F2C प्लस F3 इंटू ए। ये टोटल मेरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गई। दिस इज टोटल एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो कहता है कि टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये होता है हमारा पोम, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो यहां पर दिस वुड बी इक्वल टू F2C प्लस F3 इंटू ए। ठीक है भाई, तो ये जो हो गया, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और नेट और रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा? इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हमारे क्लॉकवाइज मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अल्टीमेटली दोनों को फिर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे अगर हमारे पास मिक्स्ड में है, मतलब क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों है। मान लीजिए आप इसका समेशन आपको मिलता, मान लो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट आपको मिलती 30 न्यूटन मीटर, ठीक है, और टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपको मिलती मान लो 20 न्यूटन मीटर। तो आपका क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, तो नेट और रिजल्टेंट मोमेंट कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे 10 न्यूटन मीटर। लेकिन साइन या फिर कन्वेंशन किसका लेंगे? बड़े वाले का। तो बड़े वाले को, मान लो मैं ये वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा नेट जो हमारा नेट मोमेंट होगा दैट विल बी 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव है और मैंने बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना हुआ है। ठीक है, तो एक ही कन्वेंशन आप फॉलो करो जो भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां पर F4 का जो मोमेंट निकाला है वो भी पॉइंट O के अबाउट है, F3 का मोमेंट भी पॉइंट O के अबाउट है, F2 का भी पॉइंट O के अबाउट है और F1 का भी पॉइंट O के अबाउट है। वो बात अलग है कि एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम क्या करेंगे? सारे क्लॉकवाइज मोमेंट्स को एक साथ ऐड कर लेंगे, सारे एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे? दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मान लो ऐसा होता कि सारे क्लॉकवाइज मोमेंट्स का समेशन 30 आ रहा है, सारे एंटी क्लॉकवाइज का भी 30 आ रहा है, तो नेट मोमेंट कितना हो जाता? 0 हो जाता। वहां पर हमारा नेट मोमेंट कितना हो जाता? 0 हो जाता। ठीक है भाई, चलो तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग क्या है नोट कर लीजिए। और ये जो है मैंने आपको समझाया, ये जो है हमारा दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है समेशन ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, तो समेशन ऑफ सारे क्लॉकवाइज बराबर समेशन ऑफ सारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर हो जाता है। चलिए, तो आज के लेसन में इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम के बारे में वहां पर देखेंगे और फर्दर इस चैप्टर के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।